हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को। एसएससी 2020 का ये पेपर है और ये 27 दिसंबर का एग्जाम था। ओके, और इसके अंदर हमने पहले 35 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे करने वाले हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चन हो सके। तो हमारे पास मेरे बच्चे एंथैल्पी क्या होती है? तो एंथैल्पी, जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत बार समझा रखा है, एंथैल्पी का फॉर्मूला जब हम देखते हैं U प्लस पीवी, U प्लस पीवी। U क्या होती है इसके अंदर? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और हमारे पास P और V क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें करनी होती है और इनके साथ इंटरनल एनर्जी के साथ जोड़ देना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी। मेरा बच्चा, अगर आप एंथैल्पी को समझ नहीं पाए हैं अभी भी आपके दिमाग में कहीं कंफ्यूजन है कि सर एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी क्या है, और एंथैल्पी अभी भी आपके दिमाग में कहीं कंफ्यूजन है, तो मेरे से एक बार पूछ लेना। लेकिन एंथैल्पी को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो कि एंथैल्पी होती क्या है। देखिए मेरे बच्चा, एंथैल्पी की बात जब हम करते हैं तो एंथैल्पी के केसेस में हमें सिंपल सा ये यूज दिमाग में रखना है तो ये एनर्जी का रूप, एनर्जी का रूप है, लेकिन दो चीजों को मिलके हम बना देते हैं कि उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी है, उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी है और प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन भी है। तो मैं अगेन आपसे पूछता हूं, अगर किसी को है तो मुझे एंथैल्पी का नहीं पता तो उनसे पूछ लें, लेकिन इसको क्वेश्चन को समझना है और करना है। इसमें देखते हैं इंटरनल एनर्जी और प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास द कूलर प्लेस्ड इन बिटवीन द स्टेजेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो जो कूलर डाला होता है कि हमारे पास एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और दूसरा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इन दोनों के बीच में इंटरकूलर होता है, इसको इंटरकूलर बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? इंटरकूलर। जो आसान है वो मुझे लगता है आपसे पूछने का फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा लगेगा कि हाँ ये पूछने वाला, वो आपसे जो ऑप्शन है मैं आपको दूंगा। A cylindrical rod threaded at both the ends is called। तो दोनों साइड जब हम बोल्ट, मतलब हमारे पास रॉड है, कुछ सिलिंड्रिकल रॉड, और उसके दोनों तरफ थ्रेड बना देते हैं, उसको बोल्ट, एलन बोल्ट या स्टड बोल्ट या रिवेट कहते हैं। तो इस तरह का जो होता है मेरा बच्चा, जब दोनों तरफ से हम इस तरह से थ्रेड बना देते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे थ्रेड बने हुए हैं बेटा। ये क्या है? हमारे पास दोनों तरफ थ्रेड बने हुए हैं, यहाँ पे भी इस तरह से भी थ्रेड बने हुए हैं और यहाँ पे भी थ्रेड। और इस तरह की आइटम को, इसको कह देते हैं हम स्टड, इसको बोल देते हैं हम स्टड। ठीक है बच्चे, इसको हम स्टड बोल देते हैं। रीजनरेटिव हीटिंग इन स्टीम पावर प्लांट। तो रीजनरेटिव हीटिंग, हाँ ये क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन जो है वो दे रहा हूं। ठीक है बच्चे, जल्दी से, आप 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इसके बता दीजिए क्या कर देता है रीजनरेटिव साइकिल, क्या कर देता है, मतलब रीजनरेशन जब हम करते हैं तो उसका फायदा क्या मिलता है। सो एग्जैक्टली हमारे पास इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इसके कारण इंक्रीज करती है, तभी तो हम करते हैं ना। देखो जिसकी चीज का फायदा ही नहीं है हमें, तो उसको करना ही क्यों? जो करना तो तभी है ना, क्योंकि जब हमें लगे कि हाँ सर फायदा है इसका, ठीक है, तभी तो हम करेंगे, नहीं तो हमें क्या है, हमें क्या है, भाड़ में जाए, हम नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास रीजनरेशन जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है? बॉयलर है, बॉयलर के बाद स्टीम बनेगी, स्टीम के यहाँ जाएगी, बॉयलर से स्टीम निकल के जहां जाएगी, जब स्टीम टरबाइन को स्ट्राइक करेगी तो उसमें से कुछ ब्लीड करेंगे स्टीम को, मतलब निकालेंगे,
उस स्टीम को दोबारा फिर से गर्म करके बॉयलर में डालेंगे और फिर से हम टरबाइन के अंदर डालते हैं ताकि उसको और ज्यादा एनर्जी मिल सके। तो इसको रीजनरेशन बोलते हैं और इसके कारण जो थर्मल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करती है। चलिए, losses caused due to leakage of combustion product past the cylinder into the crankcase are termed as। कहता है कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक सिलेंडर है और यहाँ पे मैं पिस्टन बना रहा हूं, ये पिस्टन है। अभी जो आग जलेगी वो चलेगी यहाँ पर, लेकिन इसमें से अगर कुछ हिस्सा इसमें से निकल कर और यहाँ क्रैंक केस में चला जाए तो इस तरह की टर्म को क्या कहेंगे? फ्लो बाय लॉसेस, फ्लो बाय लॉसेस, पास बाय लॉसेस या ब्लो बाय लॉसेस। तो इसका अगर हाँ, ये चीजें अगेन हमने सुनी नहीं होती, हमारे सिलेबस में नहीं होती ये कई बार, ना तो हमें कोई सिखाता है और ना हम कोई कभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करते बेटा, ओके, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कर दे बेटा। और मेरे बच्चा सारे के सारे इसके रिप्लाई करा करें, ऐसे नहीं है कि कुछ बच्चे रिप्लाई करते हैं कुछ करते ही नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करा करें। तो इसको कहते हैं ब्लो बाय लॉसेस। इसका राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर, ब्लो बाय लॉसेस। नाम है, आपको एक बार सुनना है बस, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, समझने वाली कोई चीज नहीं है, बस नाम है। जिसने तो नाम सुन रखा है उसने 1 नंबर ले लिया और जिसने नाम नहीं सुना वो गया। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर करने पड़ते हैं क्योंकि हमें नाम सुनने होते हैं। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो आगे चली जाती हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्रैंक केस में चली जाती है। द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ पेल्टन व्हील इज गिवन बाय। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी किस तरह से दी जाती है, तो इसके बारे में बहुत बार चर्चा की हुई है 141 का, ठीक है, बहुत बार चर्चा की है बेटा इसके बारे में। तो जल्दी से जल्दी रिप्लाई दें तो शाबाश। तो हमारे पास क्या होता है? शाफ्ट पावर ओवर रनर पावर, शाफ्ट पावर ओवर रनर पावर। सो बी इज द राइट आंसर। पेल्टन व्हील के शाफ्ट के लास्ट में जो पावर मिलेगी और रनर में जो पावर मिलेगी उन दोनों का हम रेशो ले लेते हैं। Efficiency of Cochrane boiler is in the range of 90 to 95, 20 to 25, 70 to 75 या 40 to 45। अगर आपने सुना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका रिप्लाई देखते हैं करते हो या नहीं जी। तो ये रहा आपके पास ऑप्शन, आप जल्दी से बता दीजिए। शाबाश शाबाश, सी इज द राइट आंसर। 70 to 75%, 70 to 75% कॉकरन बॉयलर की एफिशिएंसी रहती है। ओके, इन अ स्टीम नोजल द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू। तो हमारे पास स्टीम नोजल है, ये स्टीम नोजल है और यहां से जब हमारे पास स्टीम आएगी तो वो किस में कन्वर्टेड होगी? तो हमारे पास हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी जो कि स्टीम के अंदर है वो किस में चेंज होती है? वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। सो डी इज द राइट आंसर। ओके, विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड कॉमनली इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, R12, R134A या सल्फर डाइऑक्साइड? तो ए, सी इज द राइट आंसर, R134A। ठीक है, ये बहुत बार हमने सुना हुआ है इसके बारे में, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। और ज्यादा होना है तो ज्यादा याद करना है तो आपका रेफ्रिजरेटर है वहां पे जाके इसका नंबर लिख दीजिए। ठीक है, ये R134A अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर लिख दीजिए। अगर घर वाले पूछे तो आप बता देना कि क्या रीजन है, मैंने क्यों लिखा है इसके ऊपर। ठीक है, द स्टीम फ्लो थ्रू अ नोजल मे बी अज्यूम्ड एज। तो स्टीम जब फ्लो करती है नोजल के अंदर तो हम क्या अज्यूम करते हैं? आइसेंट्रोपिक है, आइसोथर्मल है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट फ्लो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नोजल में से जब हमारे पास निकलती है तो हम उसको क्या मानते हैं? आइसेंट्रोपिक मानते हैं। तो उसको क्या मानेंगे? आइसेंट्रोपिक ही, एंट्रोपी उसकी चेंज नहीं हो रही है। ओके, calculate the dryness fraction of steam which has 1.5 kilogram of water in suspension with 50 kilogram of steam। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लीजिए, आपके पास 30 सेकेंड है 146 का। जो करने वाले क्वेश्चन है वो आप करिए, तो आसान है, क्या करें, उसका टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए 30 सेकेंड है आपके पास, सोच लीजिए, कर लीजिए 146 का। बस
बी बी बी, शाबाश शाबाश, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देखिए हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन मांगा है, तो वो क्या होता है, एक्स, एक्स क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। मास ऑफ स्टीम जो है उसके देखना है कि टोटल नीचे हमारे मतलब स्टीम, मतलब हमारे पास ड्राई होती है स्टीम, क्या होगी ड्राई, वाटर क्या होगा वेट, तो हमारे पास क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन में हम ऊपर रखेंगे स्टीम का, स्टीम कितनी है हमारे पास, ठीक है, स्टीम कितनी है, और नीचे हम लिख लेंगे कि हमारे पास कितना है, वाटर कितना है और स्टीम कितनी है, दोनों को ऐड अप कर देंगे, बस ये निकलेगा और कुछ भी नहीं, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। तो स्टीम कितना है 50, ठीक है, और वाटर कितना है 1.5 और ये कितना है 50, तो इसको करेंगे तो 0.97 आ जाएगा, 0.97 आ जाएगा। एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ, और ऑटो साइकिल में कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है इस तरह से हमारे पास बनता है 1 2 3 4, ठीक है, साइकिल बनता है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम होती हैं, दो कांस्टेंट वॉल्यूम और दो हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक हमारे पास होती है, तो हम क्या कह सकते हैं, टू कांस्टेंट वॉल्यूम, टू कांस्टेंट एंट्रोपी, टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टू कांस्टेंट एंट्रोपी, टू एडियाबैटिक एंड टू आइसोथर्मल, टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, तो जो आसान है क्वेश्चन इसके बारे में आप सबको पता होता है। चलिए आगे, HS 6525 इंडिकेट हाई स्पीड स्टील कंटेनिंग। अब ये रट्टाफिकेशन बहुत जबरदस्त है, मतलब आपको रट्टा ही मारना है, इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपको याद है तो आप आंसर करेंगे, नहीं है तो छोड़ दो, सीधी सी बात है। इसको एक बार सुन लो, उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में रहे कि सर नहीं हमें याद नहीं होता, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं इन चीजों को, ये तो फायदा नहीं है ना, फायदा नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास अलग अलग है, वेनेडियम, हमारे पास मोलिब्डेनियम, कोबाल्ट, ये सब कुछ इसके अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं इसको। जैसे हाई स्पीड स्टील है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास कंपोजिशन अलग अलग होती है बेटा। मोलिब्डेनियम हाई स्पीड स्टील है, उसके अंदर अलग है 1841, ये सबसे ज्यादा ज्यादा जो पूछते हैं ये पूछते हैं बेटा 1841, ठीक है, तो हमारे पास 1841 जब पूछते हैं तो ये बातें हमें, ये मेनली जब पूछता है ना, तो ये 1841 की कंपोजिशन ये पूछता है, और ये उसके अलावा क्या पूछता है कि ये कहाँ यूज होता है, लेथ में, प्लेनर में, इसके टूल्स में, मिलिंग कटर में, ये यहाँ पे इनको बनाने में यूज होता है 1841। इसके अलावा मोलिब्डेनम है और कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील है। कोबाल्ट में आप देखोगे कोबाल्ट ज्यादा डाला हुआ है, देखो कोबाल्ट की वैल्यू आपके पास ज्यादा है, ठीक है, तो यहां से इसको याद कर सकते हो आपकी कोबाल्ट में, कोबाल्ट हमारे पास 12% है हमारे पास, ओके, तो ये मेरा वेनेडियम जो है इसको, अगेन रेक्टिफिकेशन है बेटा, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। सो इसके अंदर जो आपको याद करना है, सो डी इज द राइट आंसर, तो आपको 6%, 5%, 2%, 5% इसको रट्टा मारना है, ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ जो है वो ऐप में मिल जाएगा, ऐप में देख लेना इन पीडीएफ, इसको जो स्पेशल लिख लेना कहीं पे, इसके बारे में पूछ लेता है। Which of the following does not come under the forced circulation type of boiler? तो इसमें से फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर कौन सा नहीं है, हाँ है वाला नहीं वाला पूछ रहा है, एक ये हमेशा ध्यान रखे, नॉट वाला पूछता है, नॉट वाला। सो वेलॉक्स हो गया, लामोंट हो गया, बेंसन हो गया, ये सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, फोर्स्ड हो जाते हैं, लेकिन लंकाशायर जो है वो एक नेचुरल सर्कुलेशन वाला है, नेचुरल सर्कुलेशन वाला है लंकाशायर। ओके चलिए आगे, in a two-dimensional flow a streamline shall be interpreted as, तो हम टू डायमेंशनल फ्लो को में स्ट्रीम लाइन को कैसे बताएंगे, ठीक है, दे आर नॉट कंटूर ऑफ इम्प्रीवियस टू डायमेंशनल बॉडी, flow is constant in the direction normal to the flow, at the edge velocity vector is normal to the flow, curve such that the velocity vector is always tangential and there is no flow नीचे क्या है, in the direction normal to it। तो इसका राइट आंसर क्या, अब अगेन हमारे पास क्या है कि इसकी डेफिनेशन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या है, डी। ये कर्व होती है बेटा, ये कर्व होती है, वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल, इसमें क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर इसका टेंजेंशियल होगा, वेलोसिटी वेक्टर इसका टेंजेंशियल होगा, देयर इज नो फ्लो इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू इट, इसके नॉर्मल ऐसे कोई भी फ्लो नहीं होगा।
तो ये इसकी डेफिनेशन है स्ट्रीमलाइन की, हम इसमें कोई भी नहीं कर सकते कुछ, इसमें सिर्फ डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। द मेटास्टेबल एग्रीगेट कंसिस्टिंग ऑफ सुपर सैचुरेटेड फेराइट in which carbon has been finely precipitated in the form of carbide। कहता है कि वो कंडीशन बताओ जिसके अंदर सुपर सैचुरेटेड फेराइट हो और वो कार्बन में फाइनली प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बाइड की फॉर्म में हो हमारे पास, वो सीमेंटाइट, फेराइट, मार्टेंसाइट या बेनाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, चलो आप बता दीजिए अब 151 का। लीजिए, ये आप देखते हो तो आपको सी कर्व में भी पता लग जाता है, उसमें भी आपको ये बताया जाता है। ओके, सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ है इसके बारे में? सुना भी हुआ है या नहीं? जल्दी से बताओ बेटा। ओके, सो इसका राइट आंसर जो होगा वो बेटा एक्चुअली बेनाइट है। इसका राइट जो आंसर जो है वो है बेनाइट। तो बेनाइट इज द राइट आंसर। इसके अंदर कार्बाइड फॉर्म में जो होता है वो बेनाइट होता है, ना कि हमारे पास सीमेंटाइट। अब बेनाइट जो है वो क्या है हमारे पास, देखिए, वेरी फाइन माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ फेराइट एंड कार्बाइड। फेराइट एंड कार्बाइड का हमारे पास वेरी फाइन माइक्रोस्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रॉपर्टी आर लाइक फेराइट बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो हमारे पास स्ट्रक्चर उसमें डिफरेंट होता है। जब हम मार्टेंसाइट की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, हार्डेस्ट, ब्रिटल एंड लीस्ट डक्टाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील। नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीडल मतलब तीखे तीखे सुइयों की तरह होता है, उसमें स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ नॉन कार्बाइड इन अल्फा आयरन। तो फेराइट आप बात करो, फेराइट हमने पढ़ा हुआ है, अल्फा फेराइट, जैसे अल्फा फेराइट के बारे में बातें की हुई हैं, वो अल्फा फेराइट होता है। और एक होता है बेटा सीमेंटाइट। इसमें देखोगे, देखिए, आयरन कार्बाइड विच इज 100% आयरन कार्बाइड। ये देखो, ये Fe3C जो है वो सीमेंटाइट का भी है, सीमेंटाइट का भी है और बेनाइट का भी है, लेकिन इसमें इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बाइड। मतलब इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है। ये क्या है, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल इंटरमेटेलिक कंपाउंड है, इंटरमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेटा, हमारे पास बेनाइट और हमारे पास यहां पे देखोगे सीमेंटाइट, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे वेरी फाइन माइक्रोस्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे वेरी फाइन माइक्रोस्ट्रक्चर होता है, और दूसरों में हमारे पास ये वेरी फाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है बच्चे, तो बेनाइट इज द राइट आंसर। चलिए, सर्कुलेटिंग वाटर अराउंड द सिलेंडर इन विच helps the air to cool during compression is called as। तो हम जब कहते हैं कि हमारे पास सिलेंडर जो है वो उसको ठंडा करना है हमें, तो सिलेंडर जो है हम इस तरह से बना देते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक सिलेंडर है, ठीक है बेटा, ये इस तरह से बना देते हैं। तो ये सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन मूव करता है, तो यहाँ पे एक वाटर जैकेट्स होती है बेटा, यहाँ पे वाटर जैकेट्स होते हैं जिसके अंदर पानी रहता है और उसको ठंडा करने में मदद देता है। तो ये क्या है, वाटर जैकेटिंग इज द राइट आंसर। वाटर जैकेटिंग इज द राइट आंसर। ओके बेटा, चलिए आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, इन अ गुड स्टीम पावर प्लांट द रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी इज द रेंज ऑफ। तो ये भी आप आंसर देंगे बेटा, रटअप क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर दीजिए। 153। लीजिए बेटा, याद किया हुआ है नहीं? जल्दी से किया करो बेटा। सी सी, शाबाश शाबाश, सी इज द राइट आंसर।
35 to 45% हमारे पास गुड मतलब अच्छा स्टीम पावर प्लांट है, जिसके अंदर हमने सब कुछ लगा रखा है कि ये भी लगा दो, एसेसरी भी लगा दो, सारी एसेसरी यूज कर रखा है, तब हमारे पास इतनी एफिशिएंसी, नहीं तो भाई कुछ भी नहीं निकलती है एफिशिएंसी। चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू, तो ये बहुत बार किया हुआ है हमने, सीडी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसी का फॉर्मूला होता है, तो ये तो आप बता ही देंगे, ये तो आप बता ही दे देंगे 154 का। गलत मत करना, जो चीज आसान है उसको गलत मत करना। डी जी बेटा, इस पे क्लिक कर दीजिए 154 पे, 154 का क्या होगा? शाबाश शाबाश। सो बी इज द राइट आंसर, शाबाश, बी इज द राइट आंसर। हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सीसी हमारे पास होता है और सीवी हमारे पास होता है। सीसी और सीवी की मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो सीडी हमारे पास निकलता है। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, सीडी हमारे पास क्या होता है और हमारे साथ सीडी के फॉर्मूले में हम कैसे यूज करते हैं, सीसी और सीवी हमारे पास कैसे निकलता है। तो सीडी जो है सीसी इंटू सीवी होता है। चलिए, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए स्ट्रक्चर और अ लॉग्ड सिस्टम इज, लॉग्ड सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 155 का। डी, ओके, लीजिए बेटा क्लिक करिए इस पे। शाबाश। ओके, नेक्स्ट पढ़ाया हुआ है आपको फिनोमेना ऑफ वेपर बबल फॉर्मेशन एंड सडन कोलैप्सिंग ऑफ इट इन अ टरबाइन। तो उसको क्या कहते हैं? कैविटेशन। उसको हम क्या कहते हैं? कैविटेशन। अ सुपर स्ट्रक्चर हैज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम, पॉजिटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम या नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये सुपर स्ट्रक्चर के लिए याद कर लीजिए, ये नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। सुपर स्ट्रक्चर के लिए नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो मेरे बच्चा, अगर आप देखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम देखते हैं तो वो पुशबैक इक्वेशन से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है हमारे पास। तो मेरे बच्चा, हमारे पास इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालते हैं तो हमारे पास ये कि नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड कितनी है आपको एक आउटपुट लेने के लिए, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। पुशबैक इक्वेशन 3n -1 -2j -h इस फॉर्मूले में हम लगाते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 हो जाएगा तो ओवर स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर, 0 हो जाएगा तो स्ट्रक्चर या फ्रेम, और ग्रेटर देन 0 होगा तो मैकेनिज्म बनेगा। तो इसको याद कर लीजिए बेटा, ये सारी चीजें आप में से किसी को भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, ये सारी चीजें आपने याद करके रखनी है। ओके, चलिए आगे। The moment of force about any point is the dash of the force and perpendicular distance between them। तो ये तो हमें सबको पता है कि मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। तो ये क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हमें क्या करें, एसएससी का पुराना पेपर करवाना है मुझे। काफी बच्चों को दिमाग में रहता है कि प्रीवियस ईयर पेपर तो करने ही करने हैं, तो आपको इसलिए करवा रहा हूँ, नहीं तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो करवाने लायक भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन है कई, तो फायदा नहीं है उन चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट व्हेन यूज्ड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास कौन सा यूज होता है? 159 का राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी आपके सामने आंसर है, ऑप्शंस है बेटा। ठीक है, तो ये कौन सा यूज कर रहे हैं? एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। जब 0 से ज्यादा पे यूज कर रहे हैं, 0 से ज्यादा पे,
तो पानी जो है वो जो 0 डिग्री से कम तो यूज हो ही नहीं सकता ना, तो वहां तो वो फ्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास वाटर इज द राइट आंसर। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो अबव 0 डिग्री यूज करते हैं। फॉर ए लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू, अब ये देखेंगे तो ये मेरा बच्चा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो होता है वो बीटेक में हम पढ़ते हैं, ये बी डिप्लोमा में कभी भी नहीं पढ़ते। बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं इन तरह के क्वेश्चन से आने के, लेकिन आपको अगेन इसलिए करवाया जा रहा है इस तरह के क्वेश्चन को कि कहीं हम फंसते हैं इन क्वेश्चन को तो आपको पता हो इसके बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है क्या, पहले ये सुन ले। तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जैसे हम देखते हैं कि जब हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बारे में बातें पढ़ते हैं, तो उसको करेक्शन फैक्टर मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू या उसके आसपास की वैल्यू लाने के लिए हमें करेक्शन फैक्टर लाना पड़ता है। और लैमिनार फ्लो के लिए और टर्बुलेंट फ्लो के लिए दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे हम बात करें काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा से लिखेंगे, सिर्फ आप ना इसकी वैल्यू याद कर लो और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आप वैल्यू याद करो, दो ही वैल्यू याद करनी है क्या, एक तो 2 और 1 बस। 2 है हमारे पास लैमिनार के लिए, 1 है टर्बुलेंट के लिए, और 1.0203 ये तो आप आस पास याद कर लोगे, 2 और 1 बस। लैमिनार के लिए 2, टर्बुलेंट के लिए 1। लैमिनार के लिए एक और होता है, ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है, एक मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है। मोमेंटम जो होता है वो बीटा से होता है, तो बीटा जो है लैमिनार के लिए हमारे पास 1.03 और टर्बुलेंट के लिए 1.02। बस इनकी वैल्यूज याद कर लो, आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है, कभी भी इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सनी देओल कुमार नमस्कार जी। बेटा पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे चलिए। तो इनकी वैल्यूज याद कर लीजिए बेटा। ओके, द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन इज, तो ये हमारे पास बीपी अपॉन आईपी हम देखते हैं, तो बीपी अपॉन आईपी होता है। ओके, मतलब ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। आगे, द डिफरेंशियल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब डैश शेप, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर हमारे पास किस शेप में होते हैं, हमारे पास यू शेप में होता है, बस इतना सा क्वेश्चन था, इस तरह से होता है। तो ये क्या होता है, यू शेप में, तो यू इज द राइट आंसर, यू ट्यूब। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड क्या है, इट अंडरगोस अ डेफिनेट डिफॉर्मेशन, never regain its original shape or on release of shear stress, more compact in structure, can resist tangential stresses in static condition। तो इसका B is the right answer, never regain its original shape on release of shear stress। मतलब अगर आप पानी के ऊपर एक बार फोर्स लगाओगे तो वो पानी वापस नहीं आता कभी भी, हम एक बार फोर्स लगा दें, भाग गया आगे तो भाग गया बस, तो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा रीगेन नहीं करता। जैसे कि हमारे पास जब हम बात करते हैं सोम की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सॉलिड्स की बातें करते हैं तो वहां पे हमारे पास रीगेन कर जाता है, लेकिन फ्लूइड के केसेस में ऐसा नहीं होता, एक बार फोर्स लगाई गया तो गया बस, वो वापस नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे, चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज, तो ये आप बता दीजिए बेटा, कुछ क्वेश्चन आप भी करिए 164 का, A, B, C and D। शाबाश, सो 0 इज द राइट आंसर, 0 इज द राइट आंसर, ठीक है, जो 0 इज द राइट आंसर। हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एस जब देखते हैं हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डी डेल क्यू अपॉन टी। तो डेल क्यू मतलब चेंज इन हीट, हीट तो हम देते ही नहीं है ना बेटा, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर हम ना तो हीट ऐड करें ना रिमूव करें, तो यही 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग 0, तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गया, 0, चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गया, 0। A dash is a device used for measuring pressure at a point in a fluid। तो एक फ्लूइड के अंदर अगर हम प्रेशर पता करना चाहते हैं तो कौन सा यूज करेंगे, एमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर या थर्मोमीटर। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर हम यूज करते हैं जैसे हमने पढ़ा हुआ है।
The boiler is protected from a damage due to overheating of low water level using a, तो ये पहले बहुत बार हमने किया है, जब हमारे पास डैमेज से बचने के लिए ओवरहीटिंग जब हो जाए तो लो वाटर लेवल है उसके बचने के लिए हम फ्यूजिबल प्लग का यूज करते हैं, जो खुद फ्यूज हो जाता है और आग को बुझा देता है। Which of the following is a fire tube boiler? Fire tube boiler कौन सा है? Babcock and Wilcox, लोकोमोटिव, स्टर्लिंग या यारो? तो इसका राइट आंसर आप दे दीजिए, तो इसके लिए आपका आंसर देना जरूरी है। चलिए ए बी सी एंड डी। ओके बेटा, तो ये आपके पास है, जल्दी से इससे रिप्लाई कर दीजिए 167 का। शाबाश। सो लोकोमोटिव इज द राइट आंसर, लोकोमोटिव इज द राइट आंसर, ग्रेट। चलिए आगे। इन अ फायर ट्यूब बॉयलर द ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज ऑफ, किस रेंज में होता है फायर ट्यूब बॉयलर में बेटा प्रेशर? 168 का। ओके, इस पे क्लिक कर दीजिए बेटा, 168 का। शाबाश, 20 द राइट आंसर। 16 से लेके 20 बार के बीच में हमारे पास होता है फायर ट्यूब बॉयलर में। ओके, द जेट रेशियो इन द पेल्टन व्हील इज, तो ये भी बताइए जल्दी से, जेट रेशियो किसे कहते हैं? 169 का। क्लिक कर दे बेटा इस पे। जेट रेशियो, सर जी जॉब बताओ ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स में। बेटा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि मैं क्या चीज हूँ? गूगल हूँ? क्या चीज हूँ मैं? आपको क्या लगता क्या है? क्या है मतलब जो हरविंदर सर हैं वो एक पंजाब के एक सिटी में छोटे से शहर में बैठे हैं और वो पूरे इंडिया का हर चीज का ज्ञान रखते हैं। बेटा आपको मैं कैसे जॉब बता सकता हूँ? ठीक, बच्चे बहुत बुरा हाल है ना। बच्चे कहते हैं बस सर को सर हर चीज पता है। मेरा भाई शक्तिमान नहीं हूँ मैं, कोई शक्तिमान थोड़ा हूँ कि इतनी नॉलेज रखूंगा, इतना सब कुछ हर चीज पता होगी। मुझे कुछ नहीं पता इस चीजों के बारे में इसे नहीं पता मुझे। नहीं मेरे बच्चे, हम गूगल नहीं है, हम गूगल नहीं है बेटा। देखो टीचर आपके हिसाब से बहुत बड़ी एक हस्ती होता है, ठीक है, अब स्टूडेंट के लिए कि टीचर को ये आता है, टीचर को हमें भी आता है, ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे पता लगा बहुत कम चीजें पता है हमें। पढ़ाई ऐसी चीज है, जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना मेरे पास नॉलेज आ रही है, उतना लगता है कि मुझे कम पता है। पता नहीं इतनी ज्यादा मतलब हद है। और ठीक है, तो देखिए हमें भी, टीचर को भी, हमें तो इतना सा ज्ञान है, बस इतना सा, बूंद भर भी नहीं है ज्ञान, ठीक है। और बच्चे तो पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि टीचर तो बस ये है वो है, कुछ नहीं है बेटा। हमें बस एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, प्लस हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें कुछ आता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई गूगल नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। गूगल भाई साहब, गूगल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ठीक है बेटा बच्चे, ठीक है। नहीं बेटा देखो, जॉब वगैरह का देखो, जो भी जहां भी मिलती है आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा। और दूसरा मैं सच में बताऊं, आप जब तक मोबाइल के अंदर घुसे रहोगे कि मोबाइल के अंदर आपको टाइम पास होता रहेगा ना, तब तक आपको जॉब भी नहीं मिलती। जॉब मतलब आप सही तरीके से ढूंढ नहीं रहे हैं जॉब। सच में बताऊं तो जॉब दुनिया में बहुत है। जब आप कंपनी खोलो, आप खुद एक ना छोटी सी चाहे कंपनी खोल के देखो, आपको पता लगे एम्प्लॉय नहीं है। आप कहते हो ना जॉब नहीं है, आप काम खोल के देखो, आपको लगेगा कि एम्प्लॉय नहीं मिलते यार, अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते। दुनिया घूम रही है डिग्रियां लेके, डिप्लोमे लेके, लेकिन आता क्या है? कुछ भी नहीं। तो बहुत जरूरत बहुत लोगों के, अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है, लेकिन आपको अप्रोच धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है। तो आप एक टारगेट लेके चलो कि एक दिन में मुझे 10 रिज्यूमे अलग अलग जगह देने हैं, ठीक है। तो 30 दिन में 300 रिज्यूमे दे दिए अलग अलग जगह पे, 300 में से एक तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगी, ठीक है। चलो, और दूसरा होता है कि नॉलेज, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो तुम कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा। अब बच्चों का ये हाल है कि आता जाता कुछ भी नहीं है, लेकिन बस हमें पैसे दे दो बस, ठीक है। चलो,
सो डी इज द राइट आंसर बेटा। इस डायमीटर ऑफ व्हील अपॉन डायमीटर ऑफ जेट, इसको हम क्या कहते हैं, जेट रेशियो बोल देते हैं बेटा। जेट रेशियो जो होता है हमारे पास डी बाई डी हम इस तरह से लिखते हैं, तो इसको हम जेट रेशियो बोलते हैं। अब इसके अलावा हम देखेंगे स्पीड रेशियो पेल्टन व्हील की, वो 0.43 से 0.48 होती है। वैल्यू ऑफ जेट रेशियो इज जनरली टेकन एज 12। जेट रेशियो की वैल्यू जो है वो 12 ली जाती है, ये आप नोट कर लो बेटा। नंबर ऑफ बकेट के लिए फॉर्मूला जेड जो होता है 15 प्लस 0.5 एम क्या है ये, तो हमारे पास इसको लेना है। और जनरली जो जेट रेशियो वैल्यू 12 होती है, तो हमारा काफी चीजें जो है इनके अंदर कवर हो रही है, ये सारी की सारी आप स्पेशल में पढ़ लेंगे। ओके, एडमिटेंस ऑफ ऑयल बिटवीन टू सरफेसेस हैविंग रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड, मतलब अगर कोई दो चीजें चल रही है उसके अंदर ऑयल डालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूब्रिकेशन। उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूब्रिकेशन बोलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो साइंस में पढ़ते हैं हम, या हमारे सिलेबस में नहीं होता, केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में हम, ठीक है। होमोजीनियस इन कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन में होमोजीनियस होता है कि प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट है कुछ है। इनवेरिएबल इन केमिकल एग्रीगेशन, हेट्रोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। तो हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास ये होमोजीनियस की बातें कर रहा है, ये हेट्रोजीनियस की। तो होमोजीनियस तो होता है प्योर सब्सटेंस, ये हेट्रोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस नहीं होता। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, इन अ रेस्पिरेटिंग कंप्रेसर द क्लीयरेंस रेशियो इज जनरली बिटवीन, तो ये आप राइट आंसर बताएं बेटा जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया इसका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर था मेरे बच्चे 172 का। लीजिए मेरे बच्चे, आपके पास ऑप्शंस हैं, जल्दी से क्लिक कर दीजिए। शाबाश, क्लियरेंस रेशियो, सो डी इज द राइट आंसर। शाबाश, डी इज द राइट आंसर। 4% से 10%, 4% से 10% हम क्लियरेंस रेशियो लेते हैं। ओके, क्लियरेंस रेशियो हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्लियरेंस अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये 4 से लेके 10% के बीच में होती है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है फेमस वाला, ये भी हमें याद रखना है। और हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन यूनिटी एंड वेरीज बिटवीन 60 से लेके 85%। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला, ये इसकी जो रेंज है, ये क्लियरेंस रेशियो की रेंज है, क्लियरेंस वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्लियरेंस रेशियो का फॉर्मूला है, इनका सब कुछ याद कर लीजिए। इससे ही हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इस पेज में से एक क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई में देखने को मिलेगा, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को याद कर लें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई प्रेशर बॉयलर, इसमें से कौन सा हाई प्रेशर बॉयलर है, तो वेलॉक्स हमने पढ़ा हुआ है, हाई प्रेशर बॉयलर वेलॉक्स होता है, वेलॉक्स होता है। What city is dash time the value of angular velocity, ये मैंने करवाया हुआ है, तो मैं आशा करता हूं कि ये आप बता देंगे। 174 का सी और डी। जी बच्चे, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। हाँ बेटा सनी देओल, बाद में देखना जी, बाद में देख लेना। ओके, 2 डबल टाइम होता है बेटा, डबल टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी का, तो वॉटिसिटी जो है वो डबल टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का डबल टाइम होता है। A portion of water is discharged when the boiler is in operation to blow out mud, scale or sediments or periodically, मतलब हमारे पास जब बॉयलर है, बॉयलर के नीचे यहाँ पे गंदगी जमा हो जाती है, मड या स्केल जमा हो जाता है, तो उसको साफ करते हैं नीचे से खोल के, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है ब्लो ऑफ कॉक। उसका नाम क्या है, ब्लो ऑफ कॉक। ठीक है, नाम याद कर लीजिए इसको। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेईई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेईई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स,
टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन AJE कोर्स को।